हेलो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं वो सबसे पहले तो दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से जो पहला प्रकार आता है वो आता है वास्तविक संख्याओं का और दूसरा प्रकार आता है काल्पनिक संख्याओं का। अब ये देखो, ये जो वास्तविक संख्याएँ होती है इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। और रियल नंबर का जो कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर से इनको डिनोट किया जाता है। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं में हम ये देख सकते हैं कि जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं, जो भी नंबर आपके दिमाग में आते हैं, चाहे वो परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, वो सारे नंबर वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगे। ठीक है। और काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके अंदर आइटा आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइटा का साइन इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें पढ़ना भी नहीं है। तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, केवल हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस करना है। ठीक। अब देखो, जो मिश्रित संख्याएं मैं बता देता हूँ। मिश्रित संख्याओं में वास्तविक संख्याएं भी आती हैं, काल्पनिक संख्याएं भी आती हैं। तो जो आपको यहाँ पर ये ए दिख रहा है, तो जो ए है ये होती है वास्तविक संख्याओं का, और जो ये आइटा बी है, तो इसमें जो बी होता है ये होता है काल्पनिक संख्याओं का। जैसे संख्या रेखा हम इस प्रकार से बनाते हैं ना, तो ये होता है वास्तविक संख्याओं का, या इसको रियल नंबर बोला जाता है। तो वास्तविक संख्याएं जितनी भी होंगी वो इस लाइन में आएंगी, जिसको कि हम एक्स एक्सेस बोलते हैं। और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो इसमें आती हैं, सारी इसमें आती हैं, जिसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में देखो इतने सारे नंबर आते हैं। परिमेय आता है, अपरिमेय आता है, पूर्णांक आता है, भिन्न आता है, ऋणात्मक पूर्णांक आता है, धनात्मक पूर्णांक आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही होता है। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं, या इसको प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, और इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे एरोज लगे हैं। एरो लगने का मतलब, जैसे परिमेय संख्याएं होंगी तो परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होगी पूर्णांक और एक होगी भिन्न। ठीक है। तो वैसे हम यहाँ से छोटे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो तब आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी इस लास्ट में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि किसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं और कैसे कैसे ये होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। अब देखो, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन्हीं को गिनती के नंबर बोला जाता है या काउंटिंग नंबर बोला जाता है। अब गिनती के नंबर कौन से होते हैं? जैसे अब अगर आप कहीं पर गिनती करोगे तो गिनती तो एक से ही स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 ऐसे ही गिनती की जाती है। तो ऐसे नंबर जो एक से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट, इनका कोई अंत ही नहीं है। हम गिनती कहीं तक भी कर सकते हैं, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, मतलब कहीं तक भी ये जा सकता है। इसीलिए एक से लेकर इनफाइनाइट तक हमने लिख दिया। तो ऐसे नंबर जो एक से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको हम बोलेंगे कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। और इसका साइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपिटल एन लिखा गया है। ठीक है। तो कैपिटल एन केवल इसके लिए यूज़ होता है कि वो कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब देखो, ये जो प्राकृतिक संख्याएं आपको दिख रही हैं, इसमें भी ये आते हैं। एक आती है अभाज्य संख्या, एक आती है यौगिक संख्या, जिसको भाज्य संख्याएं भी बोला जाता है, एक आती है सम संख्या, और एक आती है विषम संख्याएं। तो इसको मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य, जैसे नाम ही से पता लग रहा है, अमने नहीं, भाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो भाज्य नहीं हैं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं? देखो, अभाज्य की डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक वो होगा, मतलब एक होगा एक, और दूसरा होगा खुद वो संख्या। तो खुद वो संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, खुद वो संख्या। अब जैसे अगर मैं एक की बात करता हूँ, तो एक का कितना गुणनखंड होगा? एक का तो केवल एक ही गुणनखंड होगा ना। तो एक क्या एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ही यही होती है कि अभाज्य संख्या के पहले तो दो गुणनखंड होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है। तो इसका मतलब एक, आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। तो अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होते हैं? देखो, तो एक तो नहीं हो सकता, एक के बाद आता है दो। तो दो के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? देखो, एक ऐसा नंबर है जिसका मतलब एक गुणनखंड हो जाएगा, तो दो का एक गुणनखंड हो गया एक, और दूसरा हो गया खुद हुए संख्या, मतलब दूसरा हो गया दो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन यहाँ पे जिसके दो गुणनखंड होते हैं। देखो, यहाँ पे दो के दो गुणनखंड हैं। अब
कौन कौन सी होनी चाहिए, पहला होना चाहिए 1 और दूसरा होना चाहिए खुद व संख्या। तो पहला है 1 और दूसरा खुद व संख्या मतलब 2 ही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। वैसे अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 के भी केवल 2 गुणनखंड है, एक है 1 और एक है 3, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। वैसे अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक तो होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा क्या, 4। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि यहाँ पे 3 गुणनखंड हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, इसको अभाज्य संख्याएं रूढ़ संख्याएं बोला जाता है। तो ये 2 से शुरू होते हैं, जैसे 2, 5। अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2 हो गया, अब 3 भी इसमें आएगा, ठीक है, फिर 5 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा, फिर 11 भी आएगा। तो ये नंबर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, पहली होगी 1 और दूसरी होगी खुद व संख्या। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई है। अब इसी से भाज्य संख्या की डेफिनेशन या यौगिक संख्याओं की डेफिनेशन हम बना सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी कि जैसे इसके केवल 2 गुणनखंड हो रहे थे ना, तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। अब 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे 4 है तो 4 के 2 से अधिक है ना, 3 गुणनखंड है, इसका मतलब ही भाज्य संख्या है। जैसे 5 के तो केवल 2 गुणनखंड हो रही, जैसे 6 है तो 6 के भी 3 गुणनखंड हो रहे हैं, एक तो 1, एक 2, एक 3 और एक 6। देखो 2 से अधिक हो रहे हैं, 4 गुणनखंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद आता है सम संख्या और विषम संख्याएं, तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो 2 का भाग देखो 1 में तो नहीं जाएगा, 1 भागा 2 करेंगे तो यहाँ पे पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। 2/2 करेंगे तो भाग पूरी पूरी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। वैसे ही 3/2 करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, वैसे ही 4/2 करेंगे तो भाग पूरी पूरी बार जाएगा। तो इसका मतलब सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका मतलब जिसका अंतिम अंक आपको ये देखना है कि 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या 10 कह सकते हैं, या 0 होना चाहिए। तो अगर किसी भी संख्या के जो अंतिम अंक या ऐसे कह सकते हैं इकाई के अंक में, ठीक है, क्योंकि इकाई यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, तो इकाई के अंक में अगर ये नंबर आते हैं तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होती है। और इन संख्याओं के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर आता है तो वो विषम संख्या होगी, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे आते हैं तो विषम संख्या होगी। ठीक है, या एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, या ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती हैं, 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होंगी तो उसका मतलब वो सम संख्या होगी। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं तो वो विषम संख्याएं होंगी। जैसे 240 है, तो 240 2 से विभाजित है कि नहीं है, देखो पूरे से हम भाग कर नहीं सकते हैं या करते नहीं हैं, क्योंकि 2 की भाज्यता का नियम ये होता है कि स्टार्टिंग का एक नंबर हमें देखना होता है। तो ये जो इकाई का अंक है वो अगर 2 से पूरी पूरी बार भाग हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी हो जाएगी। अब 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी से कट जाता है, तो इसका मतलब 2 से भी कटेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 में भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये सम संख्या है। वैसे ही विषम के लिए, अब जैसे 241 है, तो देखो 1 में 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इसका मतलब इस पूरे में भी नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये विषम संख्या है। तो देखो इनके बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ये सारे नंबर आते हैं, पहली चीज़ तो ये हो गया। अब प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है पूर्ण संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्याएं कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, फिर जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। तो ऐसे नंबर, देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, जो 1 से शुरू होते हैं, जबकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। यानी अगर नेचुरल नंबर में, अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 भी ऐड कर दें, उसके बाद सारे नंबर वही रहेंगे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। तो अगर 0 भी इसमें ऐड होता है तो उसको बोला जाता है होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बोला जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको शून्य सहित लिखा है ना, मतलब 0 भी इसमें आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे नंबर हो गए। उसके बाद आता है पूर्णांक। ठीक है, तो जैसे नाम ही से पता लग रहा है पूर्ण अंक। अब देखो पूर्ण अंक कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब
भिन्न वाले संख्याएं नहीं आनी चाहिए इसमें। तो पूर्ण अंक ये हो गया, अपने आप में पूर्ण है, जैसे 5 अपने आप में पूर्ण है, 6 अपने आप में पूर्ण है, 0 अपने आप में पूर्ण है, तो ये सारे पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक भी दो प्रकार के, दो नहीं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे मैं प्लस भी लगा सकता हूँ, माइनस भी लगा सकता हूँ, वैसे यहाँ पे भी प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लग सकते हैं। अब इसमें जीरो में प्लस माइनस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, ना तो धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। तो पूर्णांक जो होंगे उसके 3 प्रकार होंगे। एक तो होगा शून्य, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो होगा शून्य, दूसरा होगा धनात्मक पूर्णांक और तीसरा होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऐसे नंबर जिनके आगे नेगेटिव लगा है, माइनस लगा है, तो वो ऋणात्मक हो जाएंगे, और जिनके आगे धनात्मक लगा होता है वो क्या हो जाते हैं? धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये पूर्णांक तो मैंने आपको बता दिए। अब इनको अलग अलग करेंगे तो बीच में जीरो आएगा, फिर इसके आगे जितने भी नंबर होंगे सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक, इसके आगे सारे। और इसके पीछे जितने भी नंबर होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पूर्णांक भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक होगा जीरो, जो कि न्यूट्रल होता है, यानी न तो धनात्मक होगा न ही ऋणात्मक होगा। उसके बाद एक आता है धनात्मक, तो जिनके आगे या पीछे कह सकते हैं कि धन संख्याएं प्लस लगा होता है वो सारे धनात्मक पूर्णांक होंगे, और जिनके पीछे ऋण मतलब माइनस लगा होता है तो वो सारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पूर्णांक के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब पूर्णांक को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है और कैपिटल जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला जो साइन है वो कैपिटल जेड है, ठीक है। तो कैपिटल जेड से इसको डिनोट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पूर्णांक के बाद देखो, ये पूर्णांक किस में आता है? ये परिमेय संख्याओं में आता है, ठीक है। पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कहीं पे 2 लिखा है, तो 2 लिखने का मतलब क्या है? बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। या कहीं पे 3/2 लिखा है तो ये इसका P हो गया, अब ये Q हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा ये पूर्ण संख्या तो नहीं है ना, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ये जो संख्या होगी ये तो होगी हमारी पूर्णांक, अब इसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसका नाम दिया है भिन्न संख्याएँ। तो भिन्न संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के मतलब जहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं आती। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करके मुझे दशमलव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 5/1 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 5 मिलता है। 5/ अगर मैं 2 को सॉल्व करता हूँ तो इसमें मुझे दशमलव मिलेगा। तो दशमलव जिसमें मिलता है तो उसको कहते हैं भिन्न संख्याएं, या इसको दशमलव संख्याएं भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। पूर्णांक मतलब ऐसा अंक जो जिसमें दशमलव ना आए, जैसे 5 है तो 5 पूर्ण है ना अपने आप में, जैसे 6 है तो ये भी पूर्ण है। अब 6.5 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्णांक भी हो गया और भिन्न संख्याएं भी होगी। अब ये किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो P/Q के फॉर्म में इन दोनों को लिख सकते हैं, एक तो पूर्णांक को भी और एक भिन्न को भी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब देखो परिमेय संख्याओं के बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखो अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन तो कोई भी नहीं दे सकता है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन क्या दी जाती है? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक आती है इसमें परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। तो कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब वो संख्या अपरिमेय नहीं होगी, और कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है उसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब इसकी डेफिनेशन देखो, मैंने बोला ना कि इसकी डेफिनेशन तो वैसे नहीं दे सकते हैं, तो क्योंकि परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन हमें पता है, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होगी। तो अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब किसको नहीं लिख सकते हैं? जैसे पाई है, तो पाई की वैल्यू देखो अप्रॉक्स ऐसे बताई जाती है, पाई की वैल्यू 3.14, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर 10 करोड़ तक भी निकालेंगे ना तो कभी भी नहीं निकलेगी, यानी 3.148325 ऐसे ही आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे ये नंबर, ठीक है। तो ये जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है, वैसे ही ई है ये भी अपरिमेय संख्या है। और रूट के अंदर जितने भी नंबर हैं, चाहे वो जैसे एक नहीं हो सकता, मतलब किसमें
केवल ये ध्यान रखना है कि रूट में अगर किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो नंबर नहीं होगा, बाकी सारे नंबर। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, या रूट 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 को छोड़ दो 2 हो गया, फिर रूट के अंदर 3 हो गया। अब रूट के अंदर 4 लिखेंगे तो रूट के अंदर 4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे बाकी सारे नंबर। जैसे रूट के अंदर 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। अब 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। बाकी 10 11 तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर लिखा जाता है तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होगी, परिमेय संख्याएं भी होगी, अपरिमेय संख्याएं भी होगी। अब देखो अपरिमेय संख्याओं की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे अपरिमेय संख्या मतलब जो नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अब जैसे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 1/3, अब इसको 1/3 नहीं 10/3 कर दो इसको, ठीक है, तो समझने में आसानी होगी। तो अगर इसका मतलब 3 का भाग करना है 10 में, 3 बार जाएगा तो यहाँ पे होगा 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे 0, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 1 0। तो आपको दिख रहा होगा 3.3 3 3 3 ये चीज़ रिपीट होती जा रही है, तो 3 इसमें आता जा रहा है, तो इसका मतलब 10/3। मैंने बोला ना कि अपरिमेय संख्याएं ऐसे जो ख़त्म ही नहीं होंगी, तो ये नंबर तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये इसको तो मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे मैंने बोला कि अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो आगे ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहे हैं ना। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ऐसे नंबर जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ नंबरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 3 3 3 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3.3 का बार। तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। जबकि पाई क्या है, इसका 1 4 3 4 मतलब ऐसे नहीं आएगा कि 1 4 1 4, तो क्योंकि 1 4 1 4 आएगा तो नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो वही चीज़ मैंने बोला कि अपरिमेय संख्याओं में नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जबकि यहाँ पे नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए 10/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये चीज़ भी आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्याएं, जिसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। और आपने देखा होगा संख्या रेखा में इस प्रकार से कि यहाँ पे 0 होता है, इसके सारे नंबर पॉजिटिव, इसके पीछे सारे नंबर नेगेटिव। तो ये जो संख्या रेखा होती है इसी को कैपिटल R, ये वास्तविक संख्याओं की संख्या रेखा बोला जाता है। अब इस नंबर के अंदर जितने भी नंबर होंगे जो कि आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। जितने भी नंबर देखो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, जितने भी संख्याएँ आप सोच सकते हैं किसके अंदर आ रही हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर आ रही हैं। तो इन सब संख्याओं के अंदर कौन सी संख्या, ये वास्तविक संख्या आ रही है, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर का जो सबसे बड़ा समुच्चय होती है, सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। फिर परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णांक, एक होती है भिन्न। फिर जो भिन्न होती हैं, भिन्न नहीं, जो पूर्णांक होती हैं वो 3 प्रकार के होती हैं। कौन से, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0 जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो भी कितने प्रकार का होगा, एक प्रकार का, कौन सा, प्राकृतिक संख्या है। अब देखो धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ये दोनों मिलाकर आपको दिख रहा होगा ना, एरो यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, पूर्णांक बनाते हैं, या पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक नहीं कह सकते इसको, पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं बनाती हैं जिसमें 0 भी ऐड होता है। अब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें अभाज्य, भाज्य, सम और विषम, ये सारे आते हैं, ठीक है। और एक होती है सहअभाज्य संख्याएं, इसको मैं अलग से बता देता हूँ, सहअभाज्य संख्या। अब देखो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे नाम में से पता लग रहा है सहअभाज्य। अब अभाज्य संख्या ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सहअभाज्य संख्या में कोई भी 2 संख्याएं होती हैं। अब इन दोनों संख्याओं का HCF अगर 1 के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल कहीं पे 10 और 15 है, तो इन दोनों का HCF देखो कितना आ रहा है, तो इन दोनों का HCF तो 5 आएगा ना। तो ये क्या एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका HCF 5 आ रहा है, जबकि सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 के बराबर आता है। अब देखो यहीं पे कहीं पे मैंने लिख दिया 10/15। अब यहीं पे अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो इसको और छोटा भी किया जा सकता है ना। तो और छोटा कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3,
तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 अब ऐसे नंबर बन गए कि जिसको मैं और छोटा नहीं कर सकता हूँ, यानी ऐसे कह सकते हैं कि इनका एचसीएफ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अब देखो ये 2 और 3 ऐसे नंबर हो गए जिनका एचसीएफ 1 के बराबर है, यानी ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये यहीं पे ऐसे काटने में काम आती हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं थी, बट अगर मैंने इनको 5 से काट दिया तो इनका एचसीएफ 1 के बराबर आ गया, तब ये क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याओं में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जिनका एचसीएफ 1 के बराबर होगा वो 2 संख्याएं सहभाज्य होंगी, अन्यथा सहभाज्य नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होगी। अब देखो नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्याएं, ये जो संख्या का ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी फ़िलहाल संख्याओं के इतना ही टाइप होंगे हैं और जो आपको समझ में आए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।